नमस्कार, सभी का स्वागत है केमिस्ट्री बाई रामनिवास सोयुवाल सर यूट्यूब चैनल पर। हम अध्ययन कर रहे थे 12th साइंस की रसायन विज्ञान के चैप्टर नंबर 5 का, यानी सरफेस केमिस्ट्री का, जिसे हम पृष्ठ रसायन कहते हैं। इस सरफेस केमिस्ट्री की हमारी 8 क्लास से कंप्लीट हो गई थी और आज का जो हमारा पार्ट है ये रहेगा पार्ट नंबर 9। या अपन ऐसे कह सकते हैं कि आज का वीडियो हमारा 9 नंबर का वीडियो रहेगा। पिछले वीडियो में हमने अध्ययन किया था उत्प्रेरण के प्रकारों के बारे में। उत्प्रेरण 2 प्रकार का हमने पढ़ा था, एक समांगी उत्प्रेरण और दूसरा विषमांगी उत्प्रेरण। समांगी उत्प्रेरण की क्रियाविधि हमने देखी माध्यमिक यौगिक सिद्धांत के द्वारा और विषमांगी उत्प्रेरण की क्रियाविधि का अध्ययन किया हमने अधिशोषण सिद्धांत के द्वारा। आज लगातार उसी कड़ी में हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा एंजाइम उत्प्रेरण, यानी इसे हम कहते हैं एंजाइम कैटालाइसिस। यानी सीधी सी बात यह है कि एंजाइमों के द्वारा भी अभिक्रियाएं उत्प्रेरित होती हैं। तो आज इस वीडियो का हमारा टॉपिक रहेगा एंजाइम उत्प्रेरण। हम एंजाइम उत्प्रेरण को डिटेल से पढ़ेंगे, तो लगातार आप मेरे साथ अंत तक बने रहिए। देखो, एंजाइम उत्प्रेरण पढ़ने से पहले हमें यह पता होना चाहिए कि एंजाइम क्या होते हैं। देखो, एंजाइम किसे कहते हैं हम? एंजाइम उच्च अणुभार वाले नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक होते हैं। यानी हम एंजाइमों के बारे में क्या कह सकते हैं? देखो, हम कह सकते हैं एंजाइम उच्च अणुभार वाले नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक होते हैं। कार्बनिक यौगिक होते हैं। कार्बनिक यौगिक होते हैं। देखो क्या बताया हमने कहा कि एंजाइम उच्च अणुभार वाले नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक होते हैं, या अपन कह सकते हैं कार्बनिक जटिल यौगिक होते हैं। ये प्रोटीन अणु होते हैं। क्या कहेंगे हम? ये प्रोटीन अणु होते हैं। इस बात को भी आप ध्यान में रखोगे, ये प्रोटीन अणु होते हैं। ये प्रोटीन अणु होते हैं। और हम कह सकते हैं एंजाइम के बारे में कि ये जैव कोशिकाओं में बनते हैं, इसलिए इन्हें जैव उत्प्रेरक भी कहते हैं। इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं आपको। क्या कह सकते हैं? ये जैव कोशिकाओं में बनते हैं, अतः इन्हें जैव उत्प्रेरक भी कहते हैं। जैव उत्प्रेरक यानी बायोकैटालिस्ट। क्या कहेंगे? जैव उत्प्रेरक बायोकैटालिस्ट भी कहते हैं। देखो, अब हमें ये पता हो गया कि एंजाइम क्या होते हैं, कहाँ पर ये पाए जाते हैं और इन्हें किस नाम से पुकारते हैं। हमने कहा कि एंजाइम उच्च अणुभार वाले नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक होते हैं, ये प्रोटीन अणु होते हैं, ये जैव कोशिकाओं में बनते हैं, अतः इन्हें जैव उत्प्रेरक भी कहते हैं। ये तो हमने एंजाइम के बारे में पढ़ा। अब हमारी हेडिंग तो क्या है? एंजाइम उत्प्रेरण। तो अब हम एंजाइम उत्प्रेरण को परिभाषित कर सकते हैं। कैसे कहेंगे? हम कह सकते हैं कि एंजाइम की उपस्थिति में संपन्न होने वाली अभिक्रिया एंजाइम उत्प्रेरण कहलाती है। क्या कहेंगे? देखो, हम कहेंगे एंजाइम की उपस्थिति में संपन्न होने वाली
संपन्न होने वाली अभिक्रिया एंजाइम उत्प्रेरण कहलाती है। अभिक्रिया एंजाइम उत्प्रेरण कहलाती है। क्या कहा हमने कि एंजाइम की उपस्थिति में संपन्न होने वाली अभिक्रिया एंजाइम उत्प्रेरण कहलाती है और इसे हम जैव रासायनिक उत्प्रेरण भी कहते हैं। तो हम कह सकते हैं इसे जैव रासायनिक उत्प्रेरण भी कहते हैं। जैव रासायनिक उत्प्रेरण भी कहते हैं। तो इस नाम को भी आप ध्यान में रखोगे, जैव रासायनिक उत्प्रेरण भी कहते हैं। हमने एंजाइम के बारे में पढ़ा, उसके बाद में हमने एंजाइम उत्प्रेरण को परिभाषित किया। क्या कहा हमने कि एंजाइम की उपस्थिति में संपन्न होने वाली अभिक्रिया एंजाइम उत्प्रेरण कहलाती है और इसे जैव रासायनिक उत्प्रेरण भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि एंजाइम जैव रासायनिक अभिक्रियाओं को उत्प्रेरित करते हैं। या ऐसे कह सकते हैं कि एंजाइम जैव रासायनिक अभिक्रिया की दर को बढ़ाते हैं, इसलिए इसे हम जैव रासायनिक उत्प्रेरण भी कहते हैं। अब हम एंजाइमों की विशेषताएं देखते हैं। देखो, एंजाइमों की विशेषताएं कि एंजाइमों की क्या क्या विशेषताएं होती हैं। कुछ प्रमुख विशेषताएं हम देखते हैं। देखो, पहली विशेषता तो यही है, यानी अपन क्या कह सकते हैं, हम यहां पे लिख दें एंजाइमों की विशेषताएं। एंजाइमों की विशेषताएं। देखिए, पहली विशेषता तो अपन ये कह सकते हैं कि एंजाइम उच्च अणुभार वाले नाइट्रोजन युक्त जटिल कार्बनिक यौगिक होते हैं। तो पहली विशेषता मैं लिख रहा हूं, एंजाइम उच्च अणुभार वाले नाइट्रोजन युक्त जटिल कार्बनिक यौगिक होते हैं। जटिल कार्बनिक यौगिक होते हैं। हमने एंजाइम की पहली विशेषता में क्या कहा कि एंजाइम उच्च अणुभार वाले नाइट्रोजन युक्त जटिल कार्बनिक यौगिक होते हैं। दूसरी विशेषता में हम क्या कह सकते हैं कि ये रंगहीन होते हैं। क्या कहेंगे? देखो, ये रंगहीन होते हैं, यानी एंजाइम रंगहीन होते हैं। तीसरी विशेषता में हम क्या कह सकते हैं कि एंजाइम जैव रासायनिक अभिक्रिया की दर को बढ़ा देते हैं। क्या कहेंगे? हम कहेंगे एंजाइम जैव रासायनिक अभिक्रिया को या अभिक्रिया की दर को बढ़ाते हैं। कोई दिक्कत नहीं है। तीसरी विशेषता में हमने क्या कहा कि एंजाइम जैव रासायनिक अभिक्रिया की दर को बढ़ाते हैं। अगली विशेषता में हम क्या कह सकते हैं
कि एंजाइम विशिष्ट प्रकृति के होते हैं। क्या कहेंगे? देखो, हम कहेंगे एंजाइम विशिष्ट प्रकृति के होते हैं, विशिष्ट प्रकृति के होते हैं। देखो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि एक एंजाइम केवल एक अभिक्रिया को ही उत्प्रेरित करता है। अपन कह सकते हैं अर्थात एक एंजाइम एक विशिष्ट अभिक्रिया को ही उत्प्रेरित करता है। क्या कहेंगे? उत्प्रेरित करता है, उत्प्रेरित करता है। क्या कहा हमने? कि एंजाइम विशिष्ट प्रकृति के होते हैं, अर्थात एक एंजाइम एक विशिष्ट अभिक्रिया को ही उत्प्रेरित करता है। अगली विशेषता में हम कह सकते हैं कि एंजाइम जल में विलय होते हैं। क्या कहेंगे? एंजाइम जल में विलय होते हैं, या ऐसे कह सकते हैं जल में घुलनशील होते हैं, जल में विलय होते हैं तथा कोलोइडी विलयन बनाते हैं, तथा कोलोइडी विलयन बनाते हैं। देखो इसका मतलब ये हुआ कि एंजाइम को जब हम जल में घोलेंगे तो ये कोलोइडी विलयन का निर्माण करते हैं। ये ऐसे कह सकते हैं कि ये कोलोइडी अवस्था में पाए जाते हैं। अगली विशेषता में हम कह सकते हैं कि एंजाइमों की त्रिविमीय संरचना होती है। क्या कहेंगे? हम कहेंगे एंजाइम की त्रिविमीय, एंजाइम की त्रिविमीय एंजाइम की त्रिविमीय संरचना होती है, त्रिविमीय संरचना होती है। अगली विशेषता में हम क्या कह सकते हैं? एंजाइम पेड़ पौधों व जीव जंतुओं में पाए जाते हैं। क्या कहेंगे? एंजाइम पेड़ पौधों तथा जीव जंतुओं में पाए जाते हैं, जीव जंतुओं में पाए जाते हैं, जीव जंतुओं में पाए जाते हैं। क्या कहा हमने? कि एंजाइम पेड़ पौधों तथा जीव जंतुओं में पाए जाते हैं। अगली विशेषता में हम क्या कह सकते हैं? हम कह सकते हैं कि एंजाइम विषमांगी उत्प्रेरक होते हैं। क्या कहेंगे? हम कहेंगे एंजाइम विषमांगी उत्प्रेरक, विषमांगी उत्प्रेरक होते हैं। अगली विशेषता में हम क्या कह सकते हैं? कि एंजाइमों का व्यास 10 से 100 नैनोमीटर होता है। क्या कहेंगे? हम कहेंगे एंजाइम का व्यास, एंजाइम का व्यास 10 से 100
नैनोमीटर होता है, 10 से 100 नैनोमीटर होता है। और अगली विशेषता में हम कह सकते हैं कि एंजाइम प्रभावी उत्प्रेरक होते हैं। क्या कह सकते हैं? एंजाइम प्रभावी उत्प्रेरक यानी इफेक्टिव कैटालिस्ट, प्रभावी उत्प्रेरक होते हैं, प्रभावी उत्प्रेरक होते हैं। तो देखो ये हमने एंजाइमों की विशेषताएं देखी हैं। हमने पहली विशेषता क्या देखी कि एंजाइम उच्च अणुभार वाले नाइट्रोजन युक्त जटिल कार्बनिक यौगिक होते हैं। दूसरी विशेषता में हमने कहा कि ये रंगहीन होते हैं। तीसरी विशेषता में हमने क्या कहा कि एंजाइम जैव रासायनिक अभिक्रिया की दर को बढ़ाते हैं। नेक्स्ट हमने क्या कहा कि एंजाइम विशिष्ट प्रकृति के होते हैं, अर्थात एक एंजाइम एक विशिष्ट अभिक्रिया को ही उत्प्रेरित करता है। नेक्स्ट हमने क्या कहा कि एंजाइम जल में विलय होते हैं, या ऐसे कह सकते हैं कि एंजाइम जल में घुलनशील होते हैं तथा कोलोइडी विलयन बनाते हैं। नेक्स्ट हमने क्या कहा कि एंजाइम की त्रिविमीय संरचना होती है। नेक्स्ट हमने क्या कहा कि एंजाइम पेड़ पौधों तथा जीव जंतुओं में पाए जाते हैं। नेक्स्ट हमने क्या कहा कि एंजाइम विषमांगी उत्प्रेरक होते हैं। और नेक्स्ट हमने कहा कि एंजाइम का व्यास 10 से 100 नैनोमीटर होता है। और लास्ट में हमने कहा कि एंजाइम प्रभावी उत्प्रेरक होते हैं। तो ये हमने कुछ एंजाइमों की विशेषताएं देखी हैं, इनको भी आप ध्यान में रखोगे। अब हम एंजाइम उत्प्रेरण के कुछ इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल देखते हैं। तो अब हमारी हेडिंग क्या रहेगी? एंजाइम उत्प्रेरण के उदाहरण, या अपन ऐसे कह सकते हैं कि एंजाइम के द्वारा उत्प्रेरित होने वाली अभिक्रियाओं के उदाहरण। यानी अब हमारी हेडिंग क्या रहेगी? एंजाइम उत्प्रेरण के उदाहरण। देखते हैं कौन कौन से उदाहरण हैं एंजाइम उत्प्रेरण अभिक्रियाओं के। अब हमारी हेडिंग क्या रहेगी? एंजाइम उत्प्रेरण, एंजाइम उत्प्रेरण के उदाहरण। एंजाइम उत्प्रेरण के उदाहरण। देखो एग्जाम्पल को आप ध्यान में रखोगे, एंजाइम उत्प्रेरण के एग्जाम्पलों को आप ध्यान में रखोगे। देखो पहला एग्जाम्पल मैं ले रहा हूं, खमीर में उपस्थित। देखो पहला एग्जाम्पल, खमीर में उपस्थित, खमीर में उपस्थित जाइमेस एंजाइम, जाइमेस एंजाइम के द्वारा ग्लूकोज का अपघटन, ग्लूकोज का अपघटन कह सकते हैं या विघटन कह सकते हैं। पहला एग्जाम्पल यह है मैंने, खमीर को हम ईस्ट भी कहते हैं यानी कवक। खमीर में उपस्थित जाइमेस एंजाइम के द्वारा ग्लूकोज का अपघटन। देखो किस प्रकार से जाइमेस एंजाइम ग्लूकोज का अपघटन करता है। देखो ये रहा ग्लूकोज C6H12O6। यहां तो लिख दूं मैं जाइमेस एंजाइम, क्या लिख दूं? जाइमेस एंजाइम। ये जाइमेस एंजाइम
इस ग्लूकोज का एथिल एल्कोहल में क्या कर देगा, अपघटन, यानी यहाँ पे क्या बन जाएगा 2C2H5OH और साथ में 2CO2, यानी अपन कह सकते हैं कि जाइमेस एंजाइम की उपस्थिति में ग्लूकोज का अपघटन एथिल एल्कोहल में हो जाता है। अब ले रहा हूं मैं दूसरा एग्जाम्पल, देखो दूसरा एग्जाम्पल ले रहा हूं मैं सोयाबीन का। सोयाबीन में उपस्थित यूरिएस एंजाइम के द्वारा यूरिया का जल अपघटन, यानी अपन कह सकते हैं कि सोयाबीन में उपस्थित यूरिएस एंजाइम यूरिया का जल अपघटन कर देता है। देखो किस प्रकार से करता है, ये मेरे पास है NH2C डबल बॉन्ड ONH2 प्लस जल अपघटन हो रहा है तो ये H2, ये है यूरिया, ठीक है। और इस यूरिया का यूरिएस एंजाइम, यानी हम लिख सकते हैं यूरिएस एंजाइम जल अपघटन कर देगा और क्या बनेगा 2NH3 प्लस CO2। यूरिएस एंजाइम की उपस्थिति में यूरिया का जल अपघटन करवाने पर अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। तीसरा एग्जाम्पल ले रहे हैं अपन, देखो समझना, तीसरा एग्जाम्पल ले रहे हैं हम डायस्टेस, क्या कहेंगे डायस्टेज एंजाइम द्वारा स्टार्च का जल अपघटन। देखो डायस्टेज एंजाइम की उपस्थिति में जब हम स्टार्च का जल अपघटन करवाएंगे तो हमारे पास माल्टोस प्राप्त होगा। देखो किस प्रकार से समझना आप, C6H10O5 की होल N और 2 हम करवा रहे हैं जल अपघटन, तो ये लो एंजाइम कौन सा रहेगा डायस्टेस एंजाइम। ये है हमारे पास स्टार्च, ठीक है। C12H22 और O11, ये हमारे पास क्या प्राप्त हो गया माल्टोस। क्या प्राप्त हो गया माल्टोस। कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए, यानी हम कह सकते हैं कि डायस्टेस एंजाइम की उपस्थिति में स्टार्च का जल अपघटन करवाने पर हमें माल्टोस प्राप्त होता है। अगला एग्जाम्पल ले रहे हैं, अगला एग्जाम्पल ले लूँ मैं सुक्रोज। क्या कहूँगा सुक्रोज का इन्वर्टेज एंजाइम
कौन सा एंजाइम? इनवर्टेस सुक्रोज का इनवर्टेस एंजाइम, इनवर्टेस एंजाइम की उपस्थिति में, की उपस्थिति में जल अपघटन, जल अपघटन। देखते हैं अभी क्या लिखा हमने। सुक्रोज का इनवर्टेस एंजाइम की उपस्थिति में जल अपघटन। ये लो ही C12H22 और O11 हम करवा रहे हैं जल अपघटन। ये लो एंजाइम कौन सा रहेगा? इनवर्टेस। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ इनवर्टेस एंजाइम, इनवर्टेस एंजाइम। अब देखो क्या बनेगा, C6H12O6, यानी एक तो बनेगा ग्लूकोज और एक बनेगा फ्रक्टोज, C6H12O6, यानी ये तो है ग्लूकोज, ये तो है ग्लूकोज और ये है फ्रक्टोज। कोई दिक्कत नहीं है। यानी हम क्या कह सकते हैं कि इनवर्टेस एंजाइम की उपस्थिति में सुक्रोज का जल अपघटन करवाने पर ग्लूकोज और फ्रक्टोज प्राप्त होता है। अगला एग्जाम्पल ले रहा हूं मैं, अगला एग्जाम्पल ले रहा हूं मैं एथिल एल्कोहल का ऑक्सीकरण, एथिल एल्कोहल का ऑक्सीकरण, एथिल एल्कोहल का ऑक्सीकरण। देखो एथिल एल्कोहल का ऑक्सीकरण करवाएंगे हम माइकोडर्मा एसिटाई एंजाइम की उपस्थिति में। ये लो, ये मेरे पास है CH3CH2OH प्लस ऑक्सीकरण हो रहा है। यहाँ पे क्या लिखूंगा मैं, माइकोडर्मा, एंजाइम का नाम है माइकोडर्मा एसिटाई, माइकोडर्मा एसिटाई एंजाइम की उपस्थिति में एथिल एल्कोहल का ऑक्सीकरण करवाएंगे तो हमारे पास क्या मिलेगा, CH3COOH और साथ में जल का अणु यानी एसिटिक अम्ल बन गया। तो ये हमारा 5 नंबर का एग्जाम्पल था। अब देखो 6 नंबर का एग्जाम्पल लिख रहा हूं मैं यहां पर। 6 देखो 6 नंबर के एग्जाम्पल में मैं लूंगा प्रोटीन। समझना आप ध्यान से, ये है प्रोटीन। इस प्रोटीन को पेप्सिन नामक एंजाइम, क्या लिखूंगा, पेप्सिन, पेप्सिन नामक एंजाइम एमिनो अम्ल में परिवर्तित कर देता है। तो मैं यहां पे लिख रहा हूं एमिनो अम्ल। कोई दिक्कत नहीं है। ये 6 नंबर का क्या हो गया, एग्जाम्पल। अब देखो मैं ले रहा हूं 7 नंबर का एग्जाम्पल। मेरे पास है स्टार्च। क्या है, स्टार्च। ये स्टार्च एमाइलेस, एमाइलेस एंजाइम का नाम है। चलो मैं इसको हटा के दोबारा लिख रहा हूं, एमाइलेस एंजाइम, एमाइलेस जो कहाँ पाया जाता है,
अरे हमारी लार में पाया जाता है एमाइलेस एंजाइम, हमारे मुंह के अंदर एमाइलेस एंजाइम पाया जाता है जो स्टार्च को ग्लूकोज में परिवर्तित कर देता है। एक एग्जाम्पल और लूँ मैं 8 नंबर का, वो रहेगा दूध वाला, यानी दूध को दही में परिवर्तित करता है कौन? लैक्टिक बेसिलाई, लैक्टिक बेसिलाई, ध्यान में रखोगे आप, लैक्टिक बेसिलाई। ये एंजाइम दूध को दही में परिवर्तित कर देता है। अब देखो हमने 8 एग्जाम्पल देखे हैं, एंजाइम उत्प्रेरण के 8 एग्जाम्पल। पहला एग्जाम्पल हमने कौन सा देखा? खमीर में उपस्थित जाइमेस एंजाइम के द्वारा ग्लूकोज का अपघटन, ग्लूकोज का अपघटन। देखो ये रहा ग्लूकोज, ये जाइमेस एंजाइम क्या बना? एथिल अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड। दूसरा एग्जाम्पल लिया हमने सोयाबीन में उपस्थित यूरिएस एंजाइम के द्वारा यूरिया का जल अपघटन। ये रहा यूरिया, जल अपघटन करवाया यूरिएस एंजाइम की उपस्थिति में, तो हमारे पास अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्राप्त हुई। तीसरा एग्जाम्पल लिया हमने डाइस्टेज एंजाइम द्वारा स्टार्च का जल अपघटन। ये स्टार्च है, डाइस्टेज एंजाइम की उपस्थिति में इसका हमने क्या करवाया? जल अपघटन, तो हमारे पास माल्टोस प्राप्त हुआ। चौथा एग्जाम्पल लिया हमने सुक्रोज का इन्वर्टेज एंजाइम की उपस्थिति में जल अपघटन करवाया। ये रहा हमारे पास सुक्रोज, इन्वर्टेज एंजाइम की उपस्थिति में हमने क्या करवाया? जल अपघटन, तो हमारे पास ग्लूकोज और फ्रक्टोज प्राप्त हुआ। अगला एग्जाम्पल लिया हमने एथिल अल्कोहल का ऑक्सीकरण। एथिल अल्कोहल का ऑक्सीकरण माइकोडर्मा एसिटाई एंजाइम की उपस्थिति में करवाने पर एसिटिक अम्ल और जल का अणु प्राप्त होता है। फिर हमने 6 नंबर एग्जाम्पल लिया प्रोटीन का। मैंने क्या बताया कि प्रोटीन को पेप्सिन नामक एंजाइम एमिनो अम्लों में परिवर्तित कर देता है। 7 नंबर का एग्जाम्पल लिया हमने एमाइलेस एंजाइम का। एमाइलेस एंजाइम स्टार्च को ग्लूकोज में परिवर्तित कर देता है। और लैक्टिक बेसिलाई जो एंजाइम है वो दूध को दही में परिवर्तित कर देता है। देखो एक चीज़ का आप ध्यान रखोगे, ये जो मैंने लिखा ना जाइमेस, यूरिएस, डाइस्टेस, इन्वर्टेस, तो यानी अपन कह सकते हैं कि इस स के स्थान पे हम ज भी लिख सकते हैं या ज का भी यूज कर सकते हैं, जैसे जाइमेज, यूरिएज, डाइस्टेज और इन्वर्टेज। कोई डाउट आपको नहीं होना चाहिए क्योंकि एंजाइमों के नाम के अंत में एज लगता है, तो जाइमेस बोल दो या जाइमेज कह दो, कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। तो देखो ये एग्जाम्पल आप ध्यान में रखोगे। एंजाइम उत्प्रेरण के उदाहरण मैंने आपको 8 एग्जाम्पल बताएं, सभी एग्जाम्पल इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल हैं। अब देखो आज की क्लास में हमने एंजाइम की विशेषताएं पढ़ी, एंजाइम उत्प्रेरण किसे कहते हैं और एंजाइम उत्प्रेरण के उदाहरण। अब हमारा जो नेक्स्ट पार्ट होगा उसमें हम पढ़ेंगे एंजाइम उत्प्रेरकों के गुण और एंजाइम उत्प्रेरण की क्रिया विधि का अध्ययन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। ओके, धन्यवाद।